नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। बीते साल अगर टैक्स प्लानिंग से लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग में आपसे कोई चूक हो गई है तो इस साल आपसे ऐसी चूक ना हो, इसलिए हम लेकर आ रहे हैं हमारा ये खास शो साल का हिसाब मनी 9 के साथ। इस शो में समझिए कि नए वित्त वर्ष में अगर आप शेयर बाजार में निवेश करेंगे और जब शेयर बाजार की सूचीबद्ध कंपनी से आपको मिलेगा लाभांश यानी डिविडेंड, तो इस पर टैक्स की देनदारी किसकी होगी, आपकी या उस कंपनी की जो आपको डिविडेंड दे रही है? कंफ्यूज है ना? तो चलिए इस सारी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं और समझते हैं कि डिविडेंड पर कैसे अदा करना होता है टैक्स। कोरोना काल में लोगों के निवेश का तरीका बदला है। देश में नवंबर 2021 में डीमैट खातों की संख्या 7.7 करोड़ पर पहुंच गई। मार्च 2019 में यह आंकड़ा 3.6 करोड़ पर था। इससे साफ जाहिर होता है कि शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नए वित्त वर्ष में अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस निवेश से होने वाली कमाई पर टैक्स के गणित को समझ लेना जरूरी है। इनमें डिविडेंड पर लगने वाला टैक्स प्रमुख है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। नवी मुंबई में रहने वाली सोनिका और उनकी सहेली तुलिका ने डिविडेंड से बड़ा मुनाफा कूटने के लिए बीपीसीएल के शेयरों पर दांव लगाया था। दरअसल सितंबर 2021 में बीपीसीएल ने 58 रुपए प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड की घोषणा की थी। सोनिका ने 90 तो तुलिका ने 50 शेयर खरीद लिए। 25 अक्टूबर 2021 को जब दोनों सहेलियों के मोबाइल पर मैसेज की घंटी बजी तो तुलिका तो खुश थी, पर सोनिका का सर चकरा गया। तुलिका के अकाउंट में तो पूरे 2900 रुपए आ गए, पर सोनिका को सिर्फ 4,663 रुपए ही मिले। असल में ज्यादा शेयर लेने की वजह से सोनिका ने 5220 रुपए का हिसाब लगा रखा था। सोनिका ने अपने ब्रोकर को फोन घुमाया तो पता चला कि टीडीएस कटने के कारण उनके अकाउंट में कम पैसे आए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सोनिका का टीडीएस क्यों कटा और तुलिका का क्यों नहीं। इसे समझने के लिए पहले डिविडेंड को समझते हैं, फिर इस पर लगने वाले टैक्स को समझेंगे। क्या होता है डिविडेंड? डिविडेंड यानी कंपनियों की ओर से शेयरधारकों को बांटे जाने वाले मुनाफे का हिस्सा। डिविडेंड को लाभांश भी कहते हैं। 31 मार्च 2020 यानी वित्त वर्ष 19-20 तक डिविडेंड देने वाली कंपनियां ही सरकार को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी भरती थीं। उस दरमियान निवेशकों की 10 लाख रुपए तक की डिविडेंड आय पर टैक्स नहीं लगता था, यानी 10 लाख रुपए तक की डिविडेंड आय टैक्स फ्री थी। लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा डिविडेंड पर 10% टैक्स लगता था। वित्त वर्ष 2020-21 से बदल गए नियम। 1 अप्रैल 2020 से डिविडेंड पर टैक्स की देनदारी कंपनियों के बजाय निवेशकों पर है। कंपनियों को डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा, पर सेक्शन 194 के तहत डिविडेंड देने से पहले टीडीएस काटना होगा। किसी एक वित्त वर्ष में एक शेयरधारक को 5,000 रुपए से ज्यादा डिविडेंड भुगतान पर कंपनियों को 10% टीडीएस काटना होता है। अगर रजिस्ट्रार के पास पैन अपडेटेड नहीं है तो टीडीएस की दर 20% होगी। एनआरआई और विदेशी कंपनी का सेक्शन 195 के तहत डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ट्रीटी यानी डीटीए के हिसाब से टीडीएस कटेगा। डीटीए निवेशकों को दोहरे टैक्स से बचाने के लिए भारत का दूसरे देशों के साथ टैक्स करार है। क्यों बदले गए नियम? 10% या उससे कम टैक्स भुगतान वाले करदाता भी डिविडेंड पर 20% या उससे अधिक स्लैब वालों के बराबर टैक्स भुगतान कर रहे थे। व्यक्तिगत आय के हिसाब से हर कोई टैक्स भरे, इसलिए सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से डिविडेंड पर टैक्स के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया था। टैक्सेबल आय कैसे निर्धारित होगी? शेयरों से डिविडेंड के रूप में होने वाली कमाई दो तरह से हो सकती है, एक ट्रेडिंग के जरिए और दूसरा निवेश के माध्यम से। ट्रेडर और निवेशक पर टैक्स की देनदारी अलग अलग तरीके से तय होती है। शेयरों की ट्रेडिंग से होने वाली डिविडेंड कमाई को बिजनेस इनकम माना जाता है। वहीं शेयरों में निवेश से होने वाली डिविडेंड कमाई को अन्य स्रोत आय की श्रेणी में रखा गया है। डिविडेंड पर कितना टैक्स लगता है? रुंगटा सिक्योरिटीज के प्रिंसिपल फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा के मुताबिक अगर आप शेयरों की ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं जिससे आपको डिविडेंड भी मिलता है तो इस आय को बिजनेस इनकम माना जाएगा और सामान्य बिजनेस की तरह टैक्स लगेगा। लेकिन इस आय से बिजनेस के खर्चों को घटाने का विकल्प मिलता है। अगर आप निवेशक हैं तो डिविडेंड आय को अन्य स्रोत से आय मानकर कुल इनकम में जोड़ा जाता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देनदारी तय होती है। मनी 9 की सलाह: अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है या डिविडेंड आय को मिलाकर भी टैक्स देनदारी नहीं बनती है तो आप अपनी आईटीआर जरूर भरें।
ITR भरने से आप अपने डिविडेंड पर TDS क्रेडिट की रकम को क्लेम कर सकेंगे। अगर आप 20% या उससे अधिक टैक्स स्लैब में आते हैं तो डिविडेंड आय को टैक्सेबल इनकम में जोड़ना ना भूलें, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार से होने वाली आय को छुपाते हैं तो आयकर विभाग आप पर बड़ा जुर्माना लगा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जब इस नए वित्त वर्ष में आपको शेयरों से डिविडेंड मिलेगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि उस पर टैक्स की देनदारी कैसे कैलकुलेट होती है। और अगले शो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस नए वित्त वर्ष में जैसे ये शुरू होगा वो कौन सी मस्ट फाइनेंशियल चेकलिस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए, यानी वो तैयारी जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और दुरुस्त करेगी। उसमें किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है वो हम लेकर आने वाले हैं साल का हिसाब मनी 9 के साथ के अगले शो में। वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग हो या फिर टैक्स को बचाना हो, इनसे जुड़ा कोई भी सवाल जो आपको परेशान कर रहा हो भेज दीजिए हमारे पास। क्या करना है आपको, बस हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम दीजिए, अपना पूरा सवाल लिखिए और उस सवाल से जुड़े जो भी डिटेल्स आप हमें दे सकते हैं सारी डिटेल्स दीजिए ताकि हम आपको बढ़िया से जवाब दे सके। हमारे एक्सपर्ट्स होंगे आपके साथ मनी 9 पर और आपकी दुविधा को दूर करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भेजिए, बताइए कि आपको हमारे इस तरह के शोज कैसे लग रहे हैं और हाँ, मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।